वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्स सब। मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मॉक टेस्ट सीरीज 16 पढ़ेंगे, जो आपका 1 सितंबर को एग्जाम होने वाला है। उसमें क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही साथ मैंने एक जीके के चैनल को भी स्टार्ट किया था, तो उस पर मैंने अभी रिसेंट में एम्स नॉरसेट के लिए जीके की सीरीज स्टार्ट की है। आप चाहें तो उसको भी जाके देख सकते हैं। उसमें मैं डेली 10 से 12 क्वेश्चन है जो पब्लिश करती हूँ। उसमें कुछ करंट अफेयर्स और कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि आपको 200 नंबर का जो पेपर आने वाला है उसमें से 20 नंबर के हैं जो जीके, रीजनिंग और एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आएंगे। करंट अफेयर से बाकी 180 क्वेश्चन है जो नर्सिंग के सब्जेक्ट से आएंगे। तो आप लोग वहाँ पे उसको जाके भी देख सकते हैं। उस वीडियो की लिंक है, जो उस चैनल की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मॉक टेस्ट 16 है, तो ये क्वेश्चन है जो एम्स नॉरसेट के साथ साथ जिनका उसके बाद सीएचओ और जो सीआरपीएफ का एग्जाम होगा स्टाफ नर्स के लिए, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। चलिए देखते हैं हम यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। द फोर्थ डायमेंशन ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चौथे नंबर का डायमेंशन क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि हेल्थ के टोटल 5 डायमेंशन होते हैं WHO के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको चौथे नंबर का डायमेंशन बताना है। ऑप्शन है यहाँ पर फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन और डी है स्पिरिचुअल डायमेंशन। तो जो फोर्थ नंबर का डायमेंशन है वो स्पिरिचुअल डायमेंशन। यदि यहाँ पर थर्ड पूछते तो इमोशनल होता, फर्स्ट पूछते तो फिजिकल होता, क्योंकि WHO के हिसाब से हेल्थ के 5 डायमेंशन: फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फोर्थ इज स्पिरिचुअल और फिफ्थ इज सोशल। और हेल्थ की डेफिनेशन है WHO के हिसाब से भी आपको एग्जाम में आ सकती है। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज, किसी भी तरीके का डिसीज का ना होना। नेक्स्ट है, couple with one child had been trying without success for several years to have another child. The following terms would describe the situation. एक कपल है, उसके यहाँ ऑलरेडी एक बच्चा है, वन चाइल्ड है, बट वो दूसरे बच्चे के लिए बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं, बट वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो इस सिचुएशन को आप किस टर्म में डिस्क्राइब करेंगे? ऑप्शन है यहाँ पर प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, स्टरलिटी और डी इरिवर्सिबल इनफर्टिलिटी। तो प्राइमरी फर्टिलिटी तब, इनफर्टिलिटी को तब मानते जब एक भी बच्चा ना होता, तो ये प्राइमरी इनफर्टिलिटी नहीं है, क्योंकि प्राइमरी इनफर्टिलिटी में क्या होता है, एक भी बच्चे को कंसीव ना कर पाना। तो एक इस तरीके की इनफर्टिलिटी है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। और स्टरलिटी का मतलब होता है कि बॉडी में या फिर इस तरीके की क्षमता का ना होना, बच्चे कंसीव करना की क्षमता ना होना, इनेबिलिटी टू अचीव द प्रेगनेंसी। तो ये कंडीशन कहलाती है स्टरलिटी। नेक्स्ट इज रेड क्रॉस सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय। द रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में हुई थी, 1920 में। ऑप्शन है यहाँ पर हेनरी फोर्ड, हेनरी डोनंट, हेनरी ब्राउनी और डी नन ऑफ द अबव। तो रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की थी हेनरी डोनंट ने 1920 में। नेक्स्ट इज विच इज द लास्ट फेज ऑफ होम विजिटिंग इन फैमिली हेल्थ सर्विसेज। तो आपने होम विजिट पढ़ी होंगी, बैक टेक्निक्स पढ़ी होंगी। कम्युनिटी हेल्थ विजिट में जब आप जाते हैं, आपकी कम्युनिटी पोस्टिंग करवाई जाती है, तो लास्ट फेज है जो होम विजिटिंग की फैमिली प्लान हेल्थ सर्विसेज में क्या होती है? ऑप्शन है यहाँ पर एक्टिविटी फेज, प्री विजिट फेज, टर्मिनल फेज, पोस्ट विजिट फेज। तो मैं आपको बता दूं कि होम विजिटिंग की टोटल 5 कंपोनेंट्स होते हैं, 5 फेज होती हैं। तो यहाँ पर लास्ट फेज पूछी है तो वो होगी पोस्ट विजिट फेज और फॉलो अप फेज। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? डी, पोस्ट विजिट फेज और फॉलो अप, क्योंकि जो 5 कंपोनेंट हैं इसके 5 फेज हैं। फर्स्ट इनिशिएशन फेज, होम विजिटिंग के लिए स्टार्ट करना। प्री विजिट एक्टिविटीज, तो वहाँ जाके आप विजिटिंग करने के पहले क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी है, सभी चीज़ों का ध्यान रखना। एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग होम विजिट, होम विजिट पे आप गए हैं तो वहाँ जाके आपको क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। टर्मिनेशन फेज एंड लास्ट आती है फॉलो अप फेज और पोस्ट विजिट एक्टिविटीज। नेक्स्ट इज हाउ मच लीटर ऑफ वाटर डिसइंफेक्टेड विद अ सिंगल 0.5 mg क्लोरीन टैबलेट। आपके पास 0.5 mg की क्लोरीन टैबलेट है, तो उससे कितने लीटर वाटर को आप डिसइंफेक्ट कर सकते हैं? एक ही टैबलेट है, सिंगल 0.5 mg की टैबलेट, क्लोरीन टैबलेट, तो उससे कितना पानी डिसइंफेक्ट होगा? ऑप्शन है यहाँ पर 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर और डी है 25 लीटर। 0.5 mg की एक सिंगल टैबलेट से है जो 20 लीटर पानी को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। और पानी में
जो हम क्लोरीन की टैबलेट मिक्स करेंगे तो ये प्रोसेस कहलाती है क्लोरीनेशन ऑफ वाटर। और क्लोरीनेशन ऑफ वाटर को चेक करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है, तो वो ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट है। ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट कई बार एग्जाम में आ चुका है कि क्यों किया जाता है, वाटर में क्लोरीनेशन की डिमांड को जो कितना मिक्स किया है उसको चेक करने के लिए। नेक्स्ट इज नॉर्मल नॉइज लेवल। तो जो नॉर्मल नॉइज लेवल होता है वो होता है 60 डेसिबल। और यहाँ पर नॉर्मल नॉइज लेवल के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो नॉइज है, ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि है, उसको किस यूनिट से नापा जाता है, तो इसको नापा जाता है डेसिबल यूनिट से। नेक्स्ट इज हॉरोक्स एपरेटस इज यूज्ड टू मेजर। यहाँ पर ये दिए हुए हैं हॉरोक्स एपरेटस, इसका यूज किसके लिए किया जाता है? लेवल ऑफ रेसिडियल क्लोरीन, हार्डनेस ऑफ वाटर, क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर और डी नन ऑफ दी अबव। तो जो हॉरोक्स एपरेटस है, एक जो जग जैसे शेप में आपको दिख रहे हैं, तो इनका यूज है जो क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर, वाटर में कितनी क्लोरीन की डिमांड है उसको चेक करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट इज मेजर्स टेकन टू स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ डिसीज इज कॉल्ड विच काइंड ऑफ प्रिवेंशन। यदि कोई डिसीज है उसकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए जो भी मेजर्स हम लेंगे, जो भी स्टेप लेंगे, तो किस तरीके के प्रिवेंशन में आएंगे? ऑप्शन है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और डी नन ऑफ दी अबव। तो यदि डिसीज ना हुई होती और उसी टाइम पे हम चेक करते, जो नॉर्मल हेल्थ चेकअप है वो करते, वैक्सीनेशन करवाते, तो वो आता प्राइमरी में। बट यहाँ पे डिसीज हो गई है, उसकी प्रोग्रेस को स्टॉप करना है, तो एक इसमें आएगा सेकेंडरी में। यदि डिसीज की प्रोग्रेस होने के बाद कॉम्प्लिकेशन होते तो वो आता टर्सरी में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, सेकेंडरी प्रिवेंशन। क्योंकि ऑलरेडी डिसीज हो गई है बट उसकी प्रोग्रेस को स्टॉप करने के लिए हमें कुछ स्टेप उठाने होंगे, तो ये आएगा सेकेंडरी प्रिवेंशन में। नेक्स्ट है यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायुमंडल दबाव को चेक करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वो क्या है? तो बैरोमीटर। यहाँ पे इमेज दी हुई है, घड़ी नहीं है गाइस, ये है बैरोमीटर, जिसका यूज जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किस तरीके का प्रेशर है हमारे वायुमंडल में, उसको चेक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज द इंटरमीडिएट टायर ऑफ पंचायती राज सिस्टम कॉल्ड। तो पंचायती राज सिस्टम में 3 सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, तो टायर, जो इंटरमीडिएट टायर है वो क्या है? पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम सभा और डी ऑल। तो पंचायत समिति है जो इंटरमीडिएट टायर है पंचायती राज का। नेक्स्ट इज 30-year-old pregnant woman is diagnosed with pulmonary TB. Which of the following anti-TB drugs should not be given? एक 30 साल की लेडी है, प्रेग्नेंट है, उसको पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है जो डायग्नोस हुआ है, तो कौन सी एंटी ट्यूबरक्लोसिस मेडिसिन है उसको नहीं दे सकते हैं? कौन सी एंटी ट्यूबरक्लोसिस मेडिसिन है जो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेट रहती है? ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजिड, एथाम्ब्यूटोल और रिफाम्पिसिन। तो जो मेडिसिन है वो हम नहीं दे सकते, वो रहेगी स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्योंकि ये मैटरनल के साथ साथ फीटल में भी कुछ मालफॉर्मेशंस को क्रिएट कर सकता है, कॉज कर सकता है, इसीलिए स्ट्रेप्टोमाइसिन को अवॉइड किया जाएगा प्रेगनेंसी में। और साथ ही साथ स्ट्रेप्टोमाइसिन के बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हैं कि 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व को डैमेज कर सकती है, और जो ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेट है और अदर ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेट है जो ट्यूबरक्लोसिस में यूज़ की जाती है स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ साथ, वो केनामाइसिन और अमीकासिन जो एंटीबायोटिक है, इनका यूज़ भी जो किया जाता है। बट जो 5 ड्रग है एंटी ट्यूबरक्लोसिस की फर्स्ट लाइन ड्रग है, उनका यूज़, उनमें से जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है उसका यूज़ हम किसी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ पर नहीं कर सकते, क्योंकि ये कॉन्ट्राइंडिकेट रहती हैं और एक फीटल के लिए कुछ कॉम्प्लिकेशन या फिर कुछ मॉलफॉर्मेशन होने का कारण बन सकती हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेटेड। तो हर साल वुमेंस डे कब मनाया जाता है? तो हर साल वुमेंस डे है जो 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को, और जो नेशनल लेबर डे है, सॉरी इंटरनेशनल लेबर डे है, वो 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। जो भी इंटरनेशनल नेशनल इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको भी आप याद रखिए, हो सकता है आपको एक आध डेज एग्जाम में पूछ लें। नेक्स्ट है द पीरियड ऑफ 12th 5-year प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज। तो 12वें नंबर की पंचवर्षीय योजना हमारे इंडिया की लास्ट पंचवर्षीय योजना थी, तो इसका टाइम पीरियड कितना रहा? जो 5 साल का पीरियड रहा वो कितना रहा? तो 2012 से 2017 तक है जो लास्ट 12th नंबर की पंचवर्षीय योजना रही है। और पहली पंचवर्षीय योजना किसने लॉन्च की थी?
लॉन्च की थी जवाहरलाल, जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के, फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने फर्स्ट पंचवर्षीय योजना का अनावरण है जो किया था। और ये कब लॉन्च की थी? 1951 में। यहाँ पर ये देखिए, जो भी 12 पंचवर्षीय योजना है, 12 5 ईयर प्लान है, 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं यहाँ पर, तो उन सभी का जो ड्यूरेशन है वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्लान आया था 1951 से 1956 में, दूसरा था 1956 से 1961 में, थर्ड था 1961 से 1966 में, फोर्थ था 1969 से 1974 तक, क्योंकि यहाँ पर जो बीच का जो ड्यूरेशन है उसको प्लान हॉलीडेज रखा गया था। फिर उसके बाद फिफ्थ आया था 1974 टू 1978 के लिए, सिक्स था 1980 टू 1985, इसमें भी 2 साल का रोलिंग प्लान के लिए गैप दिया गया था। सेवेंथ था 1985 टू 1990 के लिए। फिर इसके बाद एट्थ आया था 1992 टू 1997 के लिए। फिर नाइन्थ था 1997 से 2002 तक के लिए। टेंथ था 2002 से 2007, और 11th था 2007 से 2012, और लास्ट वन था 12th 2012 से 2017 तक। यहाँ पर बीच बीच में कुछ 2 से 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में कुछ गैप दिए गए थे, उनको उन्होंने नाम दिया था प्लान हॉलीडेज, रोलिंग प्लान, एनुअल प्लान, इस तरीके से। तो आपको लास्ट पंचवर्षीय योजना याद रखनी है, याद तो आपको सभी का ड्यूरेशन रखना होगा कि कौन सी कब लॉन्च हुई थी, और यहाँ पर साथ ही साथ आपको याद रखना होगा कि पहली पंचवर्षीय योजना किसने लॉन्च की थी। तो हमारे इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने फर्स्ट पंचवर्षीय योजना को लॉन्च किया था 1951 में। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच कंपोनेंट लैक इन ह्यूमन मिल्क? ह्यूमन मिल्क में, ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं होगा? ऑप्शन है यहाँ पर विटामिन डी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, कैल्शियम, और डी है मैग्नीशियम। तो ह्यूमन मिल्क में है जो विटामिन डी एब्सेंट रहता है, विटामिन डी प्रेजेंट नहीं रहता। नेक्स्ट इज रीजन ऑफ अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है यहाँ पर मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो अर्बनाइजेशन का मेन कारण है कि जो लोग गांव से शहर की ओर इधर उधर भाग रहे हैं, उसका मेन कारण है इंडस्ट्रियलाइजेशन, शहरों में इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होना, इसके कारण लोग गांव से शहरों की तरफ जा रहे हैं। उनको लगता है कि शहरों की लाइफ बेटर है कंपैरिजन टू गांव के, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन है जो अर्बनाइजेशन का एक मुख्य कारण है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट इज फॉलोइंग एल्बेंडाजोल थेरेपी, नर्स नीड्स टू एजुकेट द पेरेंट्स टू ऑब्जर्व स्टूल फॉल। तो एक बच्चे के लिए एल्बेंडाजोल थेरेपी दी है एक नर्स ने, तो उस जो नर्स है उसके पेरेंट्स को क्या एजुकेट करेगी, क्या चीज़ समझाएगी कि बच्चे के स्टूल को देखना है? ऑप्शन है यहाँ पर मेलेना, पैसेज ऑफ वॉर्म, क्ले कलर्ड स्टूल, और डी नन ऑफ दी अबव। तो एल्बेंडाजोल एक डिवॉर्मिंग मेडिकेशन है जो वॉर्म्स प्रेजेंट रहेंगे पेट में, टमी में, उसको मारने के लिए दी जाती है एल्बेंडाजोल, बच्चों के लिए स्पेशली। तो यहाँ पर जो एल्बेंडाजोल देंगे किसी भी बच्चे के लिए, तो उसके पेरेंट्स को कहेंगे कि आपको उसके स्टूल को ऑब्जर्व करना है कि किसी भी तरीके के जो वॉर्म है वो स्टूल के साथ आते हैं या नहीं, क्योंकि जो एल्बेंडाजोल है उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा, जो वॉर्म है उनको मारेगी ये मेडिसिन, साथ ही साथ उनको बाहर भी निकालेगी फीसेस के साथ में। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स द हाईएस्ट लेवल इज। मास्लो नीड्स जो थ्योरी है, हायरार्की थ्योरी है, ट्रायंगल शेप में बनाई है उन्होंने। तो टॉप लेवल की नीड्स क्या है, हाईएस्ट लेवल की नीड क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, लव एंड अफेक्शन, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो मास्लो हायरार्की नीड्स में 5 नीड्स रखी हैं इन्होंने। फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल नीड, सेकंड सेफ्टी सिक्योरिटी, थर्ड में आती है लव एंड अफेक्शन, एंड लास्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो टॉप लेवल की पूछी है तो वो है डी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, जो आप एग्जाम देने के पहले एक बार मास्लो हायरार्की नीड्स है जो सिगमंड फ्रॉइड ने लॉन्च की थी उसको याद कर लेना अच्छे से। फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स से बेसिक नीड्स में आएंगी, साइकोलॉजिकल नीड्स में आएगा स्टीम नीड्स और बिलोंगिंगनेस एंड लव एंड नीड्स, और सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स तो टॉप लेवल की नीड्स वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यदि सबसे लो लेवल की पूछे तो फिजियोलॉजिकल होगी, और सबसे टॉप की पूछे तो वो होगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्फेबुलेशन ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ। कन्फेबुलेशन है जो एक डिसऑर्डर है, किसका है? थॉट, मेमोरी, मूड, या फिर परसेप्शन। जनरली जो कन्फेबुलेशन में क्या होता है, किसी भी अदर डिजीज के साथ होगा, सेपरेट नहीं होगा।
तो इसमें जो मेमोरी में गैप रहेगा उसमें कुछ भी उल्टी सीधी स्टोरी का भर लेना, फिलअप कर लेना, तो ये कंडीशन किसका डिसऑर्डर हो गई? मेमोरी डिसऑर्डर। वही जनरली जो अदर कंडीशन है उनके साथ देखने को मिलती है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी, मेमोरी। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी है, द हाउस होल्ड वेस्ट इंक्लूडिंग वाटर अदर देन एक्सक्रीटा इज रिफर्ड एज। क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, हाउस होल्ड वेस्ट है उसमें वाटर भी है साथ में, बट एक्सक्रीटा प्रेजेंट नहीं है। तो किस तरीके का वेस्ट होगा? सीवेज, रिफ्यूज, रविश और गार्बेज, और डी है सलेज। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, जब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।